Hello class. Now today we just continue Darwinism. Last time already we finished about Darwin's theory. ओके तो डार्विन की थ्योरी के बारे में हम पिछले बार देखा था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, डार्विन की एविडेंसेस भी देखे थे हमने। फिर आज हम उसके कुछ ड्रॉबैक्स और ऑब्जेक्शंस देखेंगे। पहला एक ड्रॉबैक और ऑब्जेक्शन है कि ही कंसीडर मतलब ही डार्विन कंसीडर माइन्यूट फ्लक्चुएशन वेरिएशन एज अ प्रिंसिपल फैक्टर विच आर नॉट हेरिटेबल एंड नॉट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। देखो डार्विन ने सबसे पहले ये कंसीडर किया था कि जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशन होते हैं, हाँ चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होता है, जो कुछ फर्क दिखाई देता है, तो उनको डार्विन ने प्रिंसिपल फैक्टर बताया था, मतलब मेन फैक्टर बताया था कि विच आर नॉट हेरिटेबल, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता, हाँ, एंड नॉट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये एक ड्रॉबैक डार्विन का ये है। जब भी जो वेरिएशन होते हैं, कुछ जो होते हैं जेनेटिक जो होते हैं, वो वेरिएशन जो होते हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इस पर थोड़ा सा डाउट था डार्विन को, ठीक है। तो नॉट अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा एक ऑब्जेक्शन ये है कि ही आल्सो डिड नॉट डिस्टिंग्विश सोमैटिक, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना बॉडी सेल, एंड जर्माइनल वेरिएशन, मतलब जो बॉडी के वेरिएशंस है, जर्मिनल मतलब सेक्सेल है, जैसे कि कुछ भी है उसके अंदर अगर वेरिएशन आता है, एंड कंसीडर ऑल वेरिएशंस आर हेरिटेबल। तो डार्विन को लगा कि जितने भी वेरिएशन होते हैं, चाहे वो बॉडी वेरिएशन हो, बॉडी सेल के जैसे कि जर्माइनल हो, सेक्स के हो, तो सब उन्होंने कहा था कि हेरिटेबल है, मतलब एक जनरेशन के से दूसरी जनरेशन में वो जाते हैं। म्हणजे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत असं वाटतं त्याला की हे कॅरेक्टर जातात, बट एक्चुअली इट इज नॉट। तो कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते, ऐसा हम आप ये चैप्टर जब इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना कंसिडर करो, ये भी एक उसका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट ड्रॉबैक है डार्विन थ्योरी का, डिड नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब सबसे पहले धरती पर कौन आया, और कैसे आता है, एंड he also did not explain the cause, origin and inheritance of variation। और डार्विन ये भी बताने में असमर्थ रहे कि किसके कारण ओरिजिन होता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनहेरिटेंस का रीजन क्या है, म्हणजे अनुवंशिकतेचं कारण क्या। देखो जेनेटिक्स का बाद में बहुत ज्यादा स्टडी हो गया, अभी ये सारी बातें तो पता हो गई, पर उस वक्त डार्विन को ये बातें पता नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस ये भी एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, एंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, नॉर ही कुड एक्सप्लेन द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे अपेंडिक्स है, ईयर पिन्ना है। अभी देखो हमारे गाय बैल की तरह कान ऐसे मुड़ते नहीं, बाकी एनिमल्स ऐसे मुड़ सकते, तो हमारी ये मसल्स काम नहीं करते, ठीक है। जैसे कि ये निक्टिटिंग मेम्ब्रेन, ये रेड स्पॉट दिखते हैं ना आंखों को, वो निक्टिटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल है, अपेंडिक्स है, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके बारे में भी डार्विन को कुछ बताना नहीं आया कि ये आज भी है, पर इनका फंक्शनलेस है, ठीक है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए जैसे डायनासोर, तो उसका रीजन क्या है वो भी नहीं वो बता पाए, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है उनके थ्योरी का। और लास्ट में, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन न्यू स्पीसीज आर फॉर्म बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। तो नेचुरल थ्योरी अगर हम देखेंगे तो जो नई प्रजाति बनती है तो एक्यूमुलेशन से बनती है, और ऑफ वेरिएशंस, एंड इफ इट इज सो देन देयर शुड बी इंटरमीडिएट फॉर्म। तो इसका मतलब दो के बीच में एक इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसको हम आज बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, दो स्पीसीज के बीच में, ठीक है। बट इन द मोस्ट केसेस इंटरमीडिएट फॉर्म्स वेयर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट बहुत सारे केसेस के अंदर इंटरमीडिएट आज दिखते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते। जैसे कि इंटरमीडिएट मतलब जैसे कि एओज और रेप्टाइल के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, जिसको हम बोलते हैं आर्चियोप्टेरिक, दोनों के कैरेक्टर दिखाता है। पेरीपैटस एक है एनिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, पर कुछ जगह पे ऐसे कनेक्टिंग लिंक नहीं, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं थे, वे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दिखाई नहीं देते। Moreover, Darwinism also could not explain extinction of existence of neutral flower। डार्विन न्यूट्रल फ्लावर के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूट्रल मतलब फ्लावर तो है पर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, न्यूट्रल है। जैसे कुछ लोग होते हैं हट्टे कट्टे दिखाई देते पर उनको बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो तो न्यूट्रल है ना। तो इंटरमीडिएट है। एंड स्टेरिलिटी ऑफ हाइब्रिड्स, जैसे बांझ बोलते हैं ना हाइब्रिड्स, तो उसके बारे में भी डार्विन को कुछ एक्सप्लेन करने नहीं आया।
तो ये कुछ डार्विन की थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। अब इसके आगे का जो पॉइंट है एनसीईआरटी ने दिया है, एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन? एविडेंस मतलब क्या प्रूफ है इवोल्यूशन ही हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि भगवान ने अगर धरती बनाई तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, और बायोलॉजी अगर कहती कि इवोल्यूशन से बन रहा है तो उसको तो कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, सबूत तो होना चाहिए ना कि भाई धरती के ऊपर इविडेंस हो रहा है, ये एविडेंस है, और जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन से ही आज ऐसे बना। तो कौन कौन सी एविडेंसेस है? सो एविडेंसेस और एविडेंस दैट प्रूफ, इसको हम बोलते हैं ना प्रूफ, या फिर पुरावा, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणते आपण, पुरावा, है ना। सो दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। तो एक दिन में नहीं आया, कई साल लगे इसको, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। फॉसिल्स आर रिमेन हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म इन रॉक। तो सबसे मेन हमारा एक आज एविडेंस हो सकता है फॉसिल्स, जीवाश्म। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई धरती के ऊपर देखो ये डायनासोर थे पहले, तो इसका एविडेंस क्या है? क्योंकि आज इसके हमें फॉसिल्स मिल गए हैं। सो दीज आर द फॉसिल्स आर रिमेन दैट आर हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म इन रॉक्स। म्हणजे तुम्ही जर आज खडक खोदलात म्हणजे काही ठिकाणी खोलमध्ये, तर त्याच्यामध्ये यांचे तुम्हाला फॉसिल सापडतात, जीवाश्म म्हणते ना। सो रॉक फॉर्म सेडिमेंट्स अँड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट indicate the arrangement of sediments one over the other during the long history of Earth। जैसे अगर आप खेत में भी या कहीं लैंडस्लाइड जहाँ पे होता है या फिर खड्डे खोदते हैं, तो वहां भी अगर आप देखते हो तो आपको ना लेयर्स दिखाई देते हैं अर्थ क्रस्ट के। सबसे ऊपर ह्यूमस सॉइल होती है, यहाँ पे हम खेती बीती करते हैं, ठीक है। इसके नीचे ऐसे फिर रॉक्स होते हैं। तो अगर हम धरती की परत खोलते खोलते नीचे नीचे जाएंगे तो हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, और कुछ रॉक्स के अंदर हमें ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं इन एनिमल्स के। तो ये हम बोल सकते हैं फॉसिल से कि उस जमाने में यहाँ पर इन हड्डियों का स्टडी करके हम बोल सकते हैं डायनासोर थे। ओके, डिफरेंट एजेड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। तो ये जो रॉक्स के अंदर जो फॉसिल्स आज मिले थे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जब ये बन रहे थे या फिर धरती के ऊपर उथल पुथल हो रही थी तो ये मर गए, ठीक है। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। और कुछ तो आज है कि आज मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के जैसे भी दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ ट्राइलोबाइट्स आज भी दिखाई देते हैं, और कुछ आर्थ्रोपोडा के हैं, बहुत सारे हैं। तो इन्होंने एक फिगर बताई 7.2, देखो पहले। अब अगर हम फिगर 7.2 देखेंगे तो देखो डायनासोर ये आज के छिपकली जैसा दिखता है ना, मतलब रेप्टाइल है ये सब कुछ। तो आज के रेप्टाइल और आज का जैसे की लिझार्ड देखो, सरडा ज्याला मराठीत म्हणते ते याच्यासारखा दिसते ना, मोठा जर त्याला केला तो डायनासोर सारखा। ओके, तो बहुत सारे आज है कि हम इससे बोल सकते कि उस वक्त ये थे। ये देखो यार चिप्टेरिक्स बर्ड्स, और इसका एक, तो इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकली ये हैंग हो है, तो वी जस्ट कंटिन्यू नेक्स्ट